प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर हिंदी का। और गद्य आपका काव्य खंड पूरा पूरा खत्म हो गया, आप प्ले लिस्ट में देख पा रहे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर 3 गद्य खंड का। 2 चैप्टर पहले से पढ़ा दिया गया था, ये तीसरा चैप्टर होगा। तो ये अपना गद्य खंड का चैप्टर नंबर 3 है। ये गद्य खंड का चैप्टर 3 है। आपके सेंटर एग्जाम हो चुके हैं, आप बोर्ड इसलिए आप रिवीजन कर रहे होंगे। जो बच्चे को चैप्टर है उसको जरूर पढ़ लेना चाहिए। हम लोग भी पेपर बहुत सारा सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाइएगा। हम टेलीग्राम का आईडी आपको बता देंगे लास्ट में। तो चलिए आज हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे जीवनी, पढ़ेंगे हम लेखक का। चलिए देखिए, यहाँ पर एक चैप्टर है अपना भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक जो हैं मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर लेखक हैं। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक, इनका जर्मनी डिसाउ नगर में जन्म हुआ था। और जन्म जो हुआ था इनका 6 दिसंबर और 1830 में हुआ था। मैं जब ये 4 साल के थे, जब 4 साल के थे तो इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम याद रखना आपको। इनके पिता का नाम है विल्हेम मुलर। वो उनके निधन हो गया। अब परिवार की स्थिति खराब हो गई। उसके बाद भी फिर भी इनकी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। ये पढ़ते रहे। बचपन से संगीत के अतिरिक्त ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। इसीलिए लैटिन में कविताएं लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में आता है ये सवाल। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और क्या क्या पूछा गया है देखिए। कठ और केन, कठ और केन ये जो उपनिषद है इसका जर्मनी भाषा में अनुवाद किए। और मेघदूत का भी जर्मन में अनुवाद करवाए थे, अनुवाद किए। ये 3 ऊपर के जो 3-4 पॉइंट भी हमने हाईलाइट किया, इसको याद रखना है। मैक्स मुलर थोड़े से पश्चात, बहुत कुछ दिनों के बाद ये विद्वानों में अग्रणी माने जाने लगे। उन्होंने वैदिक तत्वज्ञान इन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये एमसीक्यू में सवाल आ चुका है कि वैदिक तो ज्ञान को उन्होंने क्या माना। तो इन्होंने मूल स्रोत माना। मैं क्वेश्चन थोड़ा देख लेता हूँ जस्ट जल्दी से, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या सवाल था। एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, मैं उसको बुक में ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था। हाँ, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे कहा है? तो उन्होंने कहा था किसको? वैदिक तत्वज्ञान को। ये बच्चा जी कभी कभी क्वेश्चन भी जीवनी से आता है। हम ढूंढ रहे थे कहाँ पर जाकर उसको, बुक में कहाँ मिल रही है। तो ये सवाल आपको अब देखो, अब थोड़ा मैं डिटेली पर आता तो बहुत सारा यहाँ पर हाईलाइटर मेरे पास इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया हुआ है। अब चलिए उससे भी अगला पॉइंट, ये भी खतरनाक है कि इनको वेदांतियों का वेदांती भी कहा गया है। और किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हम। उन्होंने भारत के पूर्वजों की चिंतन राशि यथार्थ रूप में लोग सामने आई। फिर उनके, देखो ये भी पॉइंट, उनके परकंडे पंडित से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1867 में उन्होंने उष्बोर्न प्रसाद मेरिंगवेद तथा संस्कृत का में यूरोपियन भाषाओं की तुलना के लिए व्याख्यान देने के लिए इनको आमंत्रित किया था। ठीक, उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने नाइट की उपाधि इनको प्रदान कर दी। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया उसे, कि इनको बहुत छोटा सा पुरस्कार लगा, इन्होंने छोड़ दिया। और इसके आगे भारत भक्त, संस्कृत में आगे वेदों
के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु भी आपको याद रखने हैं। ये इनका देहांत है। यहाँ पर फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जो देहांत हो गया था वो 28 अक्टूबर 1900 में हो गया था। ऐसे नोट्स में आपको सब मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है। अभी इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताया कि प्रस्तुत जो आलेख है भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित एक युवा अंग्रेजी अधिकारी के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण की श्रृंखला। एक चैप्टर जो भाषण है, प्रथम भाषण का यह अविकल रूप संक्षिप्त एवं संवादित अंश है और ये जर्मनी में था, तो भाई बिल्कुल इसके इसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। भारत में मैक्स मुलर ने भारत सभ्यता भारत से बहुत कुछ सिखाती है और ग्रहण करती आई है। उनके लिए एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे विश्लेषण देश की सभ्यता संस्कृति से कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रशंसनीय है, बल्कि स्वदेशी भाव मान के विलोपन के इस दौर में भाषण के विशेष अर्थ करता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा प्राचीन सभ्यता संस्कृति ज्ञान साधना प्रकृति वैभव आदि की महत्ता को प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण में प्रस्तुत करेंगे। आइए अब चैप्टर शुरू किया जाए। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और क्योंकि थोड़ा आपको स्क्रीन बड़ा दिखेगा। चलिए यहाँ पर कहा है कि सर्वदेश संपदा प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, तो भारत का उन्होंने नाम लेते हैं। भूमंडल पर अवलोकन करने के लिए कहे तो मैं बताऊंगा कि वह देश भारत है। भारत जहाँ भूतल पर स्वर्ग की छटा निखार रही, मतलब जो धरती है यहाँ पर ये स्वर्ग के समान है, मतलब स्वर्ग जैसा यहाँ पर ये उसकी छटा निखार रहा है। और कोई पूछे कि देश अच्छा कौन है तो उसके बदले में ये बता रहे हैं कि मैं भारत का ही नाम लूँगा। कहते कि फिर कह रहे हैं आगे कि यदि आप ये भी जानना चाहते हैं कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्ट, कहना कि यदि मानव मस्तिष्क जो मस्तिष्क है इसका उत्कृष्टतम उपलब्धि जो हुआ कहाँ हुआ, तो उसको सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश में हुआ, तो ये कहते हैं कि मैं कहूँगा कि भारत ही है। सबसे बड़ी समस्याओं का विचार कठिनाइयों का ऐसे समाधान ढूंढ निकाले जैसे प्लेटो और कांट। ये दो क्वेश्चन और पूछे गए यहाँ से कि प्लेटो और कांट क्या थे, तो प्लेटो और कांट थे दार्शनिक थे। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि प्लेटो और कांट क्या थे, तो ये दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट ये लोग दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। यूरोपियन लोगों के लिए भी मनन करते हैं योग्य है, भारत का नाम लूँगा। यदि यूनानी रोमन सुमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा का सदा आह्वान करने वाला हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण अधिक स्वर्गीर्ण अधिक विश्वव्यापी यूं कहे तो हम यहाँ पर है, यूं कहे तो हम संपूर्ण मानवीय बन जाएं। यह जीवन ही क्यों अलग जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए। मैं एक बार फिर से भारत का नाम लूँगा। ये बार बार भारत की बखान करते हुए भाषण में कर रहे हैं कि अगर स्वर्गीन अच्छे जीवन और जीवन का मतलब जीवन अच्छा क्या माने, मानवीय जीवन संपूर्णता कब बन जाएगा अगर हम फिर से भारत का नाम ले, भारत में अगर जन्म हो, भारत देश हो। तो मैं इसको फिर से बोलता हूँ कि मैं फिर भारत का ही नाम लूँगा। जो लोग आज यहाँ पर देखिए ये बात कर रहे हैं कि जो लोग आज भारत में घूमकर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता मुंबई ये लोग शहर घूमते हैं। ये फिर से कह रहे हैं कि अगर अच्छा भारत चाहिए तो आपको सच्चे भारत का दर्शन कहाँ मिलेगा? गाँव में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कह रहे हैं कि अगर आप गाँव में चल जाएँ, कहते कि अगर भारत के ये पॉइंट ये भी आया है बहुत में, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ मिलेगा? वहीं मिलेगा, गाँव में। कहाँ मिलेगा?
गाँव में। तो ये भी आपको पॉइंट जान जाना है और इसको याद रखना है, ये वाला कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा, सच्चे भारत का दर्शन गाँव में होगा। चलो ये आपको याद रखना है। कह कि 2-3 हज़ार पुराना ही क्यों, 2-3 हज़ार वर्ष पुराना ही क्यों, आज भारत भी अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिसका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है। तो ये किसके लिए वांछनीय है? यूरोपवासियों के लिए। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यदि अभिरुचि की पैठ विशेष क्षेत्र में है तो उसके लिए विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेंगे। यदि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि लेते हैं तो उसके लिए श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार करते हैं। आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वास समझ लेने की आवश्यकता नहीं। यदि आप भूविज्ञान के रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रृंखला तक विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब किसी एंगल से आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो भारत आप आइए, भारत आपके लिए इंतजार कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचार चाहते हैं तो ऐसे फुलवाड़ी है जो हकर्स, क्वेश्चन पूछेगा हकर्स क्या थे, ये भी याद रखना आपको। हकर्स क्या थे और हेकल, दो लोग। सॉरी मैं थोड़ा इसको इरेज करूँगा, यहाँ पर मैं हाईलाइटर समझ लिया इसको। चलिए यहाँ पर ये हो रहा है, देखिए ये हो रहा है, कह रहा कि अगर हकर्स, ये रहे हकर्स भैया, हकर्स क्या थे तो एक याद रखिएगा, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, हकर्स क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक है। वो अपनी और अनानास है भी आपका अथी यदि आप रुचि जीव जंतुओं में रखते हैं तो आपका ध्यान हेकल, तो हेकल क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। ये प्राणी वैज्ञानिक वो क्या थे? वनस्पति। देखो हकर्स क्या थे? हेकल क्या थे? हकर्स थे वनस्पति, तो ये है प्राणी वैज्ञानिक। ये भी आपको याद रखना है, ये क्या है? प्राणी वैज्ञानिक है। चलो ये रहा, ये क्या थे? प्राणी वैज्ञानिक थे। दो लोग का नाम बहुत बार परीक्षा में आ जाता है, तो आप इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। चलो ये प्राणी वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहता इन दिनों जो भारत में थी कतारों की छानबीन के साथ भारतीय समुद्र तट में मानती भी बिन रहे हैं। भारत का विचार काल उनके जीवन के सुनहरे सपने का सकारात्मक जैसा है। यदि निर्वंश विद्या क्या है भी क्वेश्चन पूछेंगे तो निर्वंश विद्या में रुचि रखते हैं तो भारत आपको जीता संग्रहालय मिलता है। निर्वंश विद्या किससे संबंधित है? तो ये मनुष्य से है। किससे है? मनुष्य से। ये भी आपको याद रखना है कि निर्वंश विद्या किससे संबंधित है? तो ये है मनुष्य से, मानव से। ये मानव से है। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं तो आपके लिए मतलब अगर कोई इतिहासकार है, कोई चीज़ों का उत्खनन चाहते हैं तो आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर भारत में मिल जाएंगी। आप आइए यहाँ पर। यदि आपके मन में पुराने सिक्के के लिए लगाव है, यदि आप पुराना सिक्का चाहते हैं तो उसके लिए भारत में भी ईरानी, कोरियन, थ्रोसियन, पारसियन, यूनानी, या थोड़ा सा मेरा बुक में पुराना है तो मैक द्वितीयन, सको रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे। अगर कोई आप सिक्का का खोज चाहते हैं तो उसके लिए आइए, भारत में आपको बहुत सारे सिक्के मिल जाएंगे। वारेन, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार ये सवाल ये पूछा गया हमसे। मैं यहाँ पर हाईलाइटर ले लेता हूँ।
देखिए ये वाला लाइन, एक वारेन हेस्टिंग जो भारत का गवर्नर था, तो ये जो भारत में आया था तो उसके बनारस के पास 172 दारिश नामक, दारिश क्या है, प्राचीन सोने का सिक्का है, ये घरा मिला। आपसे क्वेश्चन ये भी किया जाएगा कि दारिश क्या है, दारिश क्या है, तो दारिश का डिफिनेशन आप बताएंगे। एक प्राचीन सोने का सिक्का है। याद रखना है। अब इसको उसने भिजवा दिया, तो फिर वहाँ के मालिक, अब सोचा मालिक हमारा नाम होगा, इतिहास में नाम रखा जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, उसको वहाँ के मालिक ने उसका महत्व नहीं समझा, सिक्के का महत्व नहीं समझा, उसको गला दिए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये लेखक को पूछता है कि लेखक किसको दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, तो इस घटना को, कि जो भाई सोना मुद्राएं भिजवाया उसको नष्ट कर दिया गया, ऐसी दुर्भाग्य घटना, ऐसी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है उनके लिए। कहते फिर ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो। अब ये अपने नाम कमाने के लिए भेजा, लेकिन उसी को तो गला दिया गया। अगर दैवत विज्ञान, भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पर है, उसके फलस्वरूप दैवत विज्ञान का नया स्वरूप प्राप्त हो चुका है, किंतु उसके बावजूद भी सच्चे विज्ञान पर एक आधारशिला रखी जा सके। विज्ञान के व्यापक रेखा रूपरेखाएँ अभी निर्मित होनी है, ये ढंग से भारत हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं। ये भाषण बार बार कहे जा रहे हैं भारत की बखान करते हुए। नीति कथाओं का अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण समय समय पर नानाविध साधनों के द्वारा अनेक नीति कथाएँ पश्चिम से आती हैं, और हमारे यहाँ प्रचलित कहावत है, दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अभी बौद्ध धर्म में जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, दंत कथा कहाँ प्रचलित है, तो दंत कथा प्रचलित है हमारे यहाँ, ये दंत कथा प्रचलित है हमारे यहाँ बौद्ध धर्म में। किसमें? बौद्ध धर्म में माना जाता है। चलिए, और ये देखिए बौद्ध धर्म में कहा था, और ये एक भी याद रखना है, ये कौन सा कहावत है, देखिए, किंतु यहाँ अनेक समस्याएं मिलती हैं, फिर एक अपने संविधान का प्रतीक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गद्दा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, किसके मिला था इसमें, किस दार्शनिक के कहावत में। तो यह कहावत जो है एक यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक है, प्राचीन दार्शनिक है, प्लेटो के कनिष्ठ में मिला था। किसमें? प्लेटो के क्रिस्टली, सॉरी प्लेटो के क्या उनका नाम है प्लेटो के क्रटिलस में मिला है। ये बात याद रखना है। पूछेगा कि प्लेटो किस दार्शनिक के कहाँ मिलता है ये, तो प्लेटो के क्रटिलस में ये कहावत मिलती है। ये कहावत पूर्व से उधार ली गई है, क्योंकि करके देखो अभी ये संस्कृत का महत्व बताएंगे। कहते हैं कि संस्कृत की कथा सर्वाधिक से मिलती जुलती है, किंतु ये प्रश्न उपस्थित होता है कि यूनान में कैसे पहुँची, ये कहावत यूनान में कैसे पहुँची है संस्कृत कहावत। कहते कि अधिक परित युग में प्रवेश करना होगा, भारत पश्चिम की ओर अनेक दंत कथाओं आश्चर्यजनक अनुरूपताएँ मिलेंगी। यद्यपि भारत रूप में कहते कि सुलेमान के समय भारत के सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आगमन हुआ, सुलभ हो चुके हैं। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर इस निष्कर्ष से पहुंचा जा सकता है कि हाथी, दंत, बंदर, मोर, चंदन इत्यादि, और फिर ये सब लाल सागर के बीच भूमध्य बिल्कुल ठप हो गए हैं। शाहनामा का रचनाकाल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहनामा का रचनाकाल पूछेगा आपसे क्या है, तो 10वीं 11वीं बताइएगा, ठीक है। आप कई कठिनाइयों भाषाओं का भाषा विज्ञान का ही अध्ययन किया होगा, यदि आपको भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश नहीं दिखाई देगा जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों का विकास संबंध, भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन, महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे।
आपको यह द्रविड़, मुंडा अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाएँ मिलेंगी। यूनानी, पुरुचु, हुन, अविरानी और मुगल आक्रमणकारियों के विजेताओं की भाषा की अत्यंत भाषा समस्याओं का अध्ययन करने का सुयोग यहाँ भारत में प्राप्त होगा। यदि आप विधि शास्त्र का अध्ययन के कोई कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर भी यही इतिहास आपके लिए भारत है, बहुत अच्छे आपके लिए अवसर है यहाँ पर। करें कि धर्मसूत्र मानव धर्मशास्त्र में विभिन्न समृद्धि के आधारभूत साम्राज्य उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोग अत्यंत राजनीतिक इकाइयों का निर्माण और विकास के लिए समुद्र प्राचीन युग कानून पुरातन रूपों में जो निषेधन हुए हैं उसके महत्व और वैशिष्टिक को परख रखने की क्षमता प्राप्त होती है। भारत ग्राम पंचायतों के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन सहयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली समझने का कहते भारत की जो ये जगह है आपके लिए बहुत अवसर देगी। आप हर कुछ सीखेंगे यहाँ पर। भारत ब्राह्मण वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म यह जन्मभूमि है, पारसियों का ये शरणस्थली है जहाँ बंदित नए नए मत प्रकट होते हैं। भारत में अपने सर्वतगणित सुदूर बीच खराब आपको मिलेगा। ठीक है, मैं कुछ लाइनें आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा। करें कि मानव मस्तिष्क के इतिहास का उस अध्ययन का ही क्यों हमारे स्वरूप अध्ययन के सच्चे आत्मस्वरूप पहचान सकते हैं। पहचान में भारत का स्थान किस देश के दूसरे स्थान नंबर मिलेगा नहीं। मानव मस्तिष्क चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप विशिष्ट अध्ययन की विशिष्ट भाषा क्यों न बन जाए। करके कोई कानून रीति रिवाज हर चीज़ का जाएँ, आपको भारत अत्यंत बहुमूल्य मिलेगा। ऐसा देश आपको कोई नहीं मिलेंगे। यदि आप इतिहास के किसी अध्ययन का साम्यक अध्ययन व्याख्या विचरण करना चाहते हैं तो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाले इतिहास को सबसे अध्ययन मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। इन भारत का इतिहास इतना बड़ा होगा कि जितने इतिहास में पढ़ाए थे सबको मिला लिया जाए तो एक क्षण के लिए भारत के इतिहास से छोटा पड़ेगा। मैं आज भारत के साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा क्योंकि भारत उस आधुनिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है संस्कृत। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट। संस्कृत से क्वेश्चन आया हुआ है, यदि आप पूछेंगे संस्कृत भाषा में ऐसी क्या बात है तो इतना ध्यान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वव्यापी क्यों है। पूछता है कि किस भाषा की खोज से मतलब बाकी चीज़ें अच्छा हो गई तब कहिएगा संस्कृत भाषा की खोज से। चलिए संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि प्राचीनता, क्योंकि इसमें हम ग्रीक भाषा और सभी संस्कृत भाषा का कल पुराना है आज हम तक पहुंची है। इसमें अत्यंत तो भली भांति सुरक्षित है। लैटिन भाषा में कुछ सदियों तक ज्ञात निसंदेह अनुभव हो जाता है। अब यहाँ पर संस्कृत की बखान करते हुए आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं यदि अगर संस्कृत का जो अग्नि और लैटिन भाषा इग्निस शब्द मिलता जुलता है। अग्नि साथ हो चुका है लथियन और स्टोकिश भाषा के इंग्लिश शब्द भी यह दर्शाते हैं कि टेयूटांटिक भाषाएं शब्द परिचित हैं। भले वह कालांतर में दूसरी वस्तुओं के समान मर मिट जाते हैं। यह बात पाना सरल नहीं है। कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता है जबकि दूसरे क्षेत्र में शब्द मुरझाकर स्वतः विलुप्त होता है। ये संस्कृत यहाँ पर चर्चा करते भाषा बता रहे हैं कि जो संस्कृत शब्द है माउस मुझसे कैसे ये मिलता जुलता है, यानी संस्कृत कितना पुराना भाषा है इस पर बता रहे हैं। अब आप यह अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा तीनों भाषाओं में एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचने के लिए हमें कितने पीछे हटना पड़ेगा। उस सामान्य स्थल पर पहुँचेंगे जहाँ हिंदू, ग्रीक, यूनानी शक्तिशाली जातियों के दूसरी से पृथक हुई हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इसे वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ। ये संस्कृत भाषा को और जो कौन सा भाषा, संस्कृत भाषा और ये आर्य भाषा, दो भाषा को ये वास्तव में इतिहास मानते हैं। ये भी क्वेश्चन लिखने में आया था एक बार। कर एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एक आत्मा का परिचय है। भारत पुरातन भाषा सर्वभूत है, वही से लैटिन भाषाओं के इंग्लिश सक्षम भाषाएं ऐसा पाठ है जिसे भारतीय भाषा साहित्य अध्ययन के बिना कभी नहीं पढ़ पाते। भारत में यदि इस एक पाठ
के सिवा कुछ भी न पढ़ा तो हम समझे, इससे हम कितने कुछ सीख जाते हैं। दूसरे भाषा में कोई भाषा सिखानी पड़ती है। संस्कृत भाषा और साहित्यकार यदि ये 3000 साल पहले अधिक लंबे साल तक फैला हुआ तो यूनान रोम का भी अधिक विशाल रहता। तभी एक संधीय हमारे मास्टर डॉक्टर कल्ली ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, रूसी भाषा से समान थी। यह सुनकर पहले हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब हल्के फुल्के मूड में हैं, कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा संख्याओं का कुछ शब्द सर्वनाम के और समान धातु रूप से हम पट पर लिख दिए। अब तो ये हमारे तथ्य उपस्थित थे, आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। यानी संस्कृत भाषा में पुराण है, ये बार बार कभी मैक्स मुलर हम लोग को बता रहे हैं। चलिए, कारण संस्कृत और दूसरी आर्य भाषाओं अध्ययन हमारे लिए बस इतना ही न किया जाए, इससे मानव जाति के बारे में विचार व्यापक ही नहीं बन पाते हैं। लाखों करोड़ों अज्ञानियों बर्बर समझे जाने वाले परिवार सदस्य दिखाया गया है। अब यहाँ पर भाषा की बात करते करते कवि बहुत कुछ बता रहे हैं हम लोग को। मैं एक बात यहाँ से पढ़ूँगा कि देखिए, ये सवाल आया हुआ परीक्षा में, कह रहा कि आज यहाँ से मैं पढ़ूँगा, आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स उस समय हुआ था जो इंग्लैंड से आरंभ की हुई समुद्र यात्रा समाप्ति कर क्षितिज पर लौटा तो भारत के दर्शन के लिए क्या था। सुनिए उन्हीं शब्दों में, जिस भारत में ललक मेरे मन में उठती है। पिछले 1783 अगस्त की उस देश में समुद्र यात्रा कर रहा था। एक दिन संध्या समय दिन भर दिखे दृश्यों को जांच पड़ताल करने के में पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस और ईरान बाई और आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले से टकरा रही थी। एशिया सुदूर क्षेत्रों में गिरी हुई थी। देखो ये सब आप थोड़ा एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कहना कि जोन्स अभी जाने स्वप्नदर्शियों की सकता है। जब मैं अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े होकर 37 वर्ष के पूछा कितने वर्ष के थे। ये 37 वर्ष के थे। उन्होंने देखा कि जो सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य उपरांत अब सागर में सूर्य डूब रहा है और लगता है कि सूर्य सागर में डूब जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, उन्होंने सिकंदर किसे कहा है, भी क्वेश्चन पूछता है। और जो बात स्थित आज से 100 वर्ष पहले की है वैसे ही मैं यूँ आज वैसे नहीं है जैसे मैं भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं। भारत पहुँचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम कर सकते हैं आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि विलियम जोन्स कलकत्ता पहुंचने के बाद अब तक प्राच्य देशों के इतिहास साहित्य क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी उपलब्धि अनेक विजय प्राप्त करी है, तथापि एक नए सिकंदर की सोच निराश नहीं होने चाहिए कि तो देखिए, ये विलियम जोन्स को इन्होंने एक नया सिकंदर माना था और सिंधे मैदानों में आप विजय करने के लिए आपको विशेष कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत कुछ है। सिकंदर के मैदान में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कुछ है। अब इधर के प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको कराऊंगा, ये भी यहीं से। तो आपके लिए सर जी बहुत मेहनत किए हैं और आपके लिए वीडियो भी तैयार कर दिया गया है। मैं इसको थोड़ा सा ये करूँगा, जूम आउट करूँगा ताकि बच्चों का नोट्स अच्छे से बन जाए। चलिए, अब आप फटाफट से नोट्स बनाइए, हम लोग पढ़ लिए हैं। और ये जो भी नोट्स है बच्चा जी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। दोनों नोट्स मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। हितोपदेश का जर्मन भाषा में, इसमें जर्मन भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था, ये बात आपको याद रखना है। मेघदूत का भी इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा।
ये प्रश्न उत्तर मिल जाएगा इसी सेक्शन में आपको। पहले ये चैप्टर का परिचय था। अब मैं ऐसा ही करूँगा, जितनी चीज़ पढ़ाऊँगा आपको उसके PDF भी आपको प्रोवाइड करके चलूँगा। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं आएगा, आपको सिर्फ बना रहना है लेक्चर में। ये प्रश्न उत्तर है मैं कर दिया हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है इस परीक्षा के सभी इसमें इंक्लूड किया गया है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। थोड़ा सा सीधा हो जाए, थोड़ा सा। बच्चे ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना साफ़ सुथरा कंटेंट, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत नहीं, इसके सारे जो भी क्वेश्चन जो नहीं इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने लिया ही नहीं है। जो भी लिया आंसर को वेरीफाइड करके अच्छे से आंसर लिख के लाया हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों के तीनों आए थे। ये भी 5 नंबर में आया था क्वेश्चन, तो 5 नंबर भी आपको देख कितना लिखा हूँ कि बच्चे एकदम बिल्कुल इसको कर पाएंगे, इसमें कोई मुश्किल आपको नहीं होगा। ये क्वेश्चन बढ़ा है आपके लिए शायद, मैं लिख देता हूँ इसको यहीं पर। एक सवाल मैं जब नोट्स तैयार किया था उस समय तो नहीं, लेकिन बाद में मिल गया था, तो मैं थोड़ा इसको यहीं पर लिख भी देता हूँ। सवाल ये था कि मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं। सवाल लिख देता हूँ। प्रश्न ये था कि मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं। ये सेंटर एग्जाम में आया था सवाल, तो इसके उत्तर में आप, मैं छोटा सा लिखता हूँ आंसर, आप याद कर लीजिएगा। देखिए उत्तर में क्या लिखना है। ये किसे मानते हैं, तो आप कहिएगा ये संस्कृत तथा केवल आर्य भाषाओं को ही वास्तविक इतिहास मानते हैं। आप लिखिएगा मैक्स मुलर, थोड़ा बढ़ा के लिख दीजिएगा आंसर में, मैं छोटा लिखता हूँ। मैक्स मुलर संस्कृत तथा केवल आर्य भाषाओं को ही वास्तविक इतिहास मानते हैं। ठीक है, ये आंसर आपको लिख देना है। चलो, अब पूछा गया है क्यों, तो मैं एक बार आपको कैमरा पर दिखा भी देता हूँ इसके आंसर आप क्या लिख सकते हैं, लेकिन अब शायद दिखेगा नहीं दिखेगा। क्यों, अब मैं बोलता हूँ सुन के लिख लीजिए, अब आगे लिखिएगा, यहाँ से सुन के लिख लीजिए। क्योंकि यह ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव और पठनीय है। फिर सुनिए, पूछा गया क्यों, क्योंकि सवाल पूछा गया किसे मानते हैं और क्यों, तो क्यों बोलिए क्योंकि यह ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और
अनेक जातियों की और अनेक जातियों की। मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चे परेशान रहेंगे, इसलिए मानते हैं क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है, चाहे ऐसा है जो ऐसा जो राज्यों के दूराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव आधा हुआ रहेगा, ज्ञातव्य और पठनीय है। बस इतना लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ MCQ में। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे आपको। क्या हो गया? ओहो, मैं सोचा कहाँ चला गया ये। चलिए यहाँ से फटाफट आंसर कर लीजिएगा। समय कम है ना, तो मैं डिस्कशन कराया था और आपके लिए क्वेश्चन का आंसर आसान है, कर लीजिएगा आप लोग। प्लेटो के अंत क्या थे? दार्शनिक थे। ये सब बातें आप जान चुके हैं। प्लेटो और कांट क्या थे? तो दार्शनिक थे। क्या ये इधर उधर हो जाता है? तो यूनान से था। प्लेटो का संबंध किससे था? तो यूनान से था। मैक्स मुलर का सच्चा भारत का दर्शन कहाँ होगा? तो ग्रामीण भारत में। कहाँ पर? ग्रामीण भारत में होगा। यहाँ से क्वेश्चन है, देखिए, किसके अध्ययन से भारत का नवजीवन का संचार हो चुका है? 20 में, 2 में। ये आपके पास होगा, वहाँ से प्रैक्टिस करना है। मैक्स मुलर ने कांट और केंट के बाद किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? तो ये किस भाषा में? कांट और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? चलिए, मैं हो सकता है अगले लेक्चर लेके आऊँ तो आपके लिए ये कर दूंगा। मैं इसका ये बना दूंगा आपके लिए, वहाँ पर डिस्कशन करा दूंगा, ठीक है ना। अभी क्या है, बच्चे समय कम है और टाइम हो चुका है ऑफलाइन क्लास का। एक बार आप सारे क्वेश्चन को ट्राई करके रखिए, मैं इसको करके भेज दूंगा, ठीक है।
या मैं इसका जब PDF शेयर करूँगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर इसके सारे आंसर टिक आउट रहेंगे, आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और थैंक यू, धन्यवाद।